हाँ, ion is an atom or group of atoms that has gained or lost electrons and hence carries an electric charge। ठीक है, क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना। क्या तुमने कभी सुना है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रोटॉन। अब देखो, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे कि चार्ज का मतलब क्या होता है, उसमें हम नहीं जा रहे, वो तो वैसे भी तुमको 12th में पढ़ाएंगे। तुम सिर्फ ये मान लो कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रोटॉन क्या, वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। सो प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, हाँ, लेकिन वो सब हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी पे चार्ज कम हो सकता है, किसी पे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है वैल्यू में, सेम, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं। बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, लेकिन वैल्यू में दोनों पे क्या होता है, सेम। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो कूलम में चार्ज की जो वैल्यू है प्रोटॉन पे जितनी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे उतनी ही नेगेटिव है, बराबर है बिल्कुल, लेकिन बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो टोटल चार्ज एटम का जीरो नहीं हो गया। समझ आ गई बात? चार्ज ऑन, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं यहां पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये मैं पिछली क्लास में भी लिखवा चुका हूं, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons। therefore total charge on an atom is zero। ठीक है, जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज एटम पे क्या हो गया, जीरो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, हम बात कर रहे हैं आयंस, और आयंस की यहां पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन अभी उस डेफिनेशन से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आयन क्या होता है। ठीक है, हटा रहा हूं ये पॉइंट्स, समझ में आ गए ना तीनों पॉइंट्स? तीनों पॉइंट्स दिमाग में रख लो, लिख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग से देख के भी लिख सकते हो बाद में। ठीक, अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक कोई भी एटम लो, जैसे सोडियम है, सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। हाँ, 281। और याद रखना, ये जो शेल्स हैं, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, इनको हमने नाम दिए हुए हैं KLMN। हम जाएंगे नहीं वहां तक, हमारे लिए 4 शेल में सारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है,
और 20 तक क्या है, KLMN, बस 4। ठीक है, तो 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब मुझे जल्दी से बता दो, जैसे अगर ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, जल्दी से बता दो कौन सी शेल्स सोडियम में कंप्लीट हैं और कौन सी इनकम्प्लीट है। K और L कंप्लीट है और M इनकम्प्लीट है। अब हाँ 18 होते हैं बट भरते 8 हैं, क्यों? हाँ क्योंकि आप बताते हैं कि शेप होता है ओवरलैप्ड होता है ना, हाँ फोर्थ शेल, हाँ हाँ ठीक है, हाँ शाबाश। सो है, हाँ और 281 पहली वाली कंप्लीट, दूसरी वाली भी कंप्लीट, तीसरी वाली इनकम्प्लीट। तो तीसरी वाली शेल जो है ना, अब होता क्या है कि जो भी एटम की शेल्स, कोई ना कोई शेल हमेशा ऑब्वियसली बाद वाली ही इनकम्प्लीट होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाद वाली भरी हुई है और पहली वाली इनकम्प्लीट है। पहले ये पूरी भरेगी, फिर ये पूरी भरेगी, तब जाकर तो इसका नंबर आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं आखिरी वाली को, क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो इनकी जनरली कौन सी शेल इनकम्प्लीट होती है, आउटर मोस्ट, अंदर वाली तो हो नहीं सकती। तो जिस एटम की भी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है वो अनस्टेबल होता है। तो कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। समझ में आया? जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है वो अनस्टेबल होता है, और कोई भी दुनिया में अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को, अगर अब आउटर मोस्ट शेल, ये जो तीसरी वाली शेल है, याद करो तीसरी वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 8। ठीक है, तो कोई भी एटम स्टेबल होता है अगर उसमें जितनी भी शेल्स हो सारी कंप्लीट हो। कोई भी एटम स्टेबल होता है अगर उसमें जितनी भी शेल्स हो सारी कंप्लीट हो। तो अब इसके पास एक ऑप्शन है, या तो ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके कहीं से डाल ले, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दे। दोनों में से तुम्हें क्या लगता है इसके लिए कौन सा काम ज्यादा इजी है? एक देना। ठीक है, लेकिन एक देना इतना आसान नहीं है जब तक इसको कोई ऐसा ना मिल जाए जिसको एक लेना हो। क्योंकि अगर ये एक देगा तो किसको देगा, कोई होना चाहिए लेने वाला। तो ऐसा एक और एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl जिसका एटॉमिक नंबर है 17, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। अब बताओ इसे कितना चाहिए, एक। और सोडियम को कितना लूज करना है, एक। तो ऐसे केस में सोडियम और क्लोरीन मिलके एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, हाँ हाँ हाँ, मतलब समझा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। हाँ 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 हाँ, मैंने तो कहा ही नहीं कि सोडियम जो है वो सिर्फ क्लोरीन को ही एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है। हाँ एक में मैं वही तो कह रहा हूँ, एक और एग्जांपल साथ ही साथ ले लो, फिर नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी। फ्लोरीन देखो, रुक जाए एक मिनट। फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 27। इसको भी तो एक चाहिए, तो सोडियम इसको भी दे सकता है, सोडियम फ्लोराइड। अभी नाम लिखना सिखाऊंगा। सोडियम इसको भी दे सकता है, और हाइड्रोजन को भी तो एक चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन को भी दे सकता है, सोडियम हाइड्राइड। जब सोडियम एक यूज करेगा तो वो नहीं हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो,
यहां तक समझ आया? अब सोडियम का स्ट्रक्चर देखो जरा। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो सबसे आखिरी शेल में है, और प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो जो निकल के सोडियम से क्लोरीन तक गया वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन थोड़ी है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 10। लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, प्रोटॉन थोड़ी निकला है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी होती है? अरे इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स देखो तुम, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे जैसे मैंने बोला सोलर सिस्टम से कंपेयर करो, सन तो अपनी जगह है ना। अगर हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो निकाल के दूसरे सिस्टम को दे दे, हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो निकाल के दूसरे सोलर सिस्टम को दे दे कि जाओ तुम अपने प्लेनेट कंप्लीट करो। मान लो यूनिवर्स का रूल होता कि हर एक सोलर सिस्टम में 8 ही प्लेनेट होंगे। मान लो हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट है और प्लूटो भी प्लेनेट है, मान लो एक सेकंड के लिए। तो हर एक सोलर सिस्टम में 8 ही प्लेनेट होंगे, ऐसा रूल होगा यूनिवर्स का। और हमारे पड़ोस में एक सोलर सिस्टम है जिसमें 7 प्लेनेट हैं, और हमारे यहां सोलर सिस्टम है जिसमें 9 प्लेनेट हैं। तो ये अपना 9वां प्लेनेट निकाल के उसको दे देगा, उसके कितने हो जाएंगे? 8। हमारे कितने हो जाएंगे? तो इससे सन पे कोई फर्क पड़ा? तो प्रोटॉन तो सेंटर में है ना, जो निकल के गया वो इलेक्ट्रॉन है, जो निकल के गया वो इलेक्ट्रॉन है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहा, तो फ्लोरीन थोड़ी बन जाएगा। एटॉमिक नंबर तो 11 रहा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। समझ में आया? एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं हो सकता। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा सकता है, उससे अंदर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है एक एटम से दूसरे एटम में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से, हां, क्योंकि अब सोचो पहले इसमें कितने थे? 11 प्रोटॉन। मान लो प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, तो 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हुआ? +11। और 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ? -11। टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में चला गया तो प्रोटॉन तो 11 ही बचे। तो इस पे कितना चार्ज रह गया? इसे आयन बोलते हैं, जिस पे चार्ज होता है उसे आयन बोलते हैं। और वो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे में जाता है या दूसरे से निकल के इसमें आता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन में, जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, तो उसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्या? 0। लेकिन जब सोडियम ने दे दिया तो प्रोटॉन ही 17 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आ गया? -1। ऐसे केस में क्या होगा कि जब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरे पे नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग खाते हैं। हाँ, तो कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, जिससे निकला है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव फिर भाग नहीं सकते दूर, क्योंकि उनको तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आया? और अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखो। अब सोचो, अब मैं वापस टेबल में चलता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। वैलेंसी पे आते हैं। अब वैलेंसी, पहली बात तो दो बातें पता होनी चाहिए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी होती है, वैलेंसी होती है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुनो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन वैलेंसी का मतलब होता है कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 हो गए, लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई 1। तो सर क्योंकि एक ही तो एक्स्ट्रा है। हाँ, लूज या गेन कुछ भी चाहिए नहीं, लूज या गेन कुछ भी। समझ में आया? रटने का कुछ है इसमें? एक एटॉमिक नंबर अगर तुम ऑर्डर में याद कर लो 1 से लेकर 20 तक का, तो तुम्हें सब कुछ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसी से आती है, वैलेंसी भी उसी से आती है। तो सोचो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 होंगे, याजूर बेटा ध्यान दे क्या सिखा रहा हूं, उनको लूज करना होगा। नहीं, 4 वाले को अभी छोड़ दो बेटा, नीचे नहीं ध्यान लगा, जब तक मैं समझा रहा हूं इधर देख तू। 5, 6, 7 वाले को क्या करना होगा, गेन करना होगा। 8 जिसमें है उसे कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी फिल है, और 4 जिसमें है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, हाँ हाँ हाँ, तो हमें देखना छोटा किधर किधर से पड़ता है। तो सोचो, अब सोचो जल्दी से बताओ, मैं रैंडमली कोई सा भी पिक करूंगा, तुमने बताना है लूज या गेन। ये ठीक है, तो जो लूज करेगा उस पे पॉजिटिव, जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव, तो आयन बन गए, रटने की जरूरत ही नहीं। देखो ये एक लूज कर रहा है H+, ये कुछ भी कर रहा है क्योंकि ये कंप्लीट है, तो कुछ भी नहीं है इस पे। ये एक लूज कर रहा है ना, ये 2 लूज कर रहा है, ये 3 लूज कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये 3 गेन कर रहा है, ये 2 गेन कर रहा है, ये 1 गेन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ये 1 लूज, 2 लूज, 3 लूज, कुछ भी नहीं, 3 गेन, 2 गेन, 1 गेन, कुछ भी नहीं, 1 लूज, 2 लूज। हाँ, लेकिन जो चीज शरीर में हो ही ना हो, सड़े ना, सिरा क्या क्या है। वापस फिर इस स्लाइड पे नहीं है, वो तो हमने डिटेल में कर चुके हैं हम। जो लूज कर रहा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो +1 चार्ज नहीं आ जाएगा। तो जो गेन करेगा उस पर प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। बातें नहीं, बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं, पानी मारो और ये करो वो करो, पहले पढ़ाई है। तो मैंने हैं, तो खड़े हो जाओ ना, जिसको नींद आ रही, मैंने बोला तो। अच्छा इधर 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 इधर, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो ये टेबल, ये पूरी टेबल सिर्फ एक बात पे डिपेंड करती है कि तुम्हें ऑर्डर में ये 20 तक याद है या नहीं। तुमको अगर ये तीसरे कॉलम तक याद है तो बाकी के 3 कॉलम अपने आप इन्हीं से तो निकले हैं। समझ में आया? अब मेरा एक और सवाल, जल्दी से बता दो, इनमें से मेटल कौन सा और नॉन मेटल कौन सा है? ये नहीं पता होगा तुम्हें, है ना? एक सेकंड में मैं बता देता हूं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। जिस पे पॉजिटिव आता है वो मेटल होता है, जिस पे नेगेटिव आता है वो नॉन मेटल होता है। खत्म। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक और चीज आती है, मेटलॉइड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। तो लूज कौन करेगा? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 होंगे। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 हैं वो मेटल होते हैं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में ये रहा मेटल मेटल मेटल, और रुक जा, क्या सी सुनती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 है वो लूज करते हैं, वो मेटल होते हैं। मेटल पॉजिटिव आता है उनपे,
तूने नॉन मेटल बोल। हाँ पहला बताता हूं। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। क्यों? बिकॉज अनलाइक अदर शेल्स, इसका जो इनकम्प्लीट शेल है वो तो फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल 8 से कंप्लीट नहीं होती, 2 से होती है। तो अगर इसे लूज करना है तो कितने? 1, और इसे गेन करना है तो कितने? तो ये H+ भी बनाता है और H- भी बनाता है। यहां पे हमें दूसरा भी लिखना चाहिए, ये H- भी बनाता है। मेटलॉइड हुआ। हाँ, मेटलॉइड नहीं होता है ये, इसको हम लोग काउंट करते हैं नॉन मेटल में। ठीक है, क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज इसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सेल में 4 हैं आउटर में, सर वो मेटलॉइड। इनमें से 4 वाले में से ये जो कार्बन है ये नॉन मेटल है, और जो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है। 4 वाला मेटलॉइड। हाँ जनरली 4 मेटलॉइड। हाँ, एक पहला वाला एक कार्बन एक्सेप्शन है, लेकिन केमिस्ट्री में है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है। अरे नहीं भाई, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है वो लूज करेगा कि गेन करेगा? तो फिर वो नॉन मेटल हुआ ना। 1 2 3 वाले मेटल, तौबा कितना मुश्किल कर दिया काम। 1 2 3 वाले मेटल, 5 6 7 वाले नॉन मेटल, 8 वाले भी नॉन मेटल ही होते हैं। अरे जिनका कंप्लीट होता है वो नॉन मेटल होते हैं। और 4 वाले में से कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड। मैं बताता हूं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक। कार्बन के, हाँ पहले लॉजिक तो सुन ले, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना बस। नहीं बताऊं? अरे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, यहां पे ऐसे 2 हैं, कार्बन और, मैं कह रहा हूं उसमें से कार्बन नॉन मेटल है और सिलिकॉन मेटलॉइड है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसका कारण क्या है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वो आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, बट सिलिकॉन के जो 4 हैं वो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? थर्ड। अब कौन सी शेल ज्यादा पास होगी? किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होगा? थर्ड। प्लूटो पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है या अर्थ पे ज्यादा है? क्योंकि अर्थ पास है। तो कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर एलियन आएगा और वो ऐसे खींचेगा अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम सन, प्लेनेट को, तो उसके लिए खींचना ज्यादा आसान किसको होगा? प्लूटो। तो जो तीसरे शेल में उसे निकालना ज्यादा आसान होगा कि दूसरे वाले में? तीसरे में। तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान होता है ना, वो ज्यादा मेटेलिक होता है। समझ में आया? क्या कह रहा है? हाँ हाँ, इसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, वो भी मेटलॉइड है, लेकिन जर्मेनियम के नीचे आता है टिन, वो मेटल है। अब उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो 5वीं शेल में है। 5वीं शेल में तो यूं निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, बट वो मेटल है। टिन के नीचे आता है लेड, वो और अच्छा मेटल है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना आसान होता जाता है। हाँ, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि डिफाइन मेटल, तो वो प्रॉपर्टीज बताने लगता है। हमने बोला डिफाइंड मेटल, हमने ये नहीं बोला कि नेम 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर बोलते हैं डिफाइंड मेटल, सीधा 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 क्या है? अगर बोलते हैं डिफाइंड मेटल, तो वो बोलने लगते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये तो प्रॉपर्टी बताने लगा। हम ये पूछ रहे हैं कि मेटल क्या है, हम पूछ रहे हैं कि मेटल क्या है। समझ में आई बात? एक सेकंड, इसका मैं बंद कर दूंगा। तो जब हम बोलें कि व्हाट इज मेटल, तुम बोलते हो कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे तुमसे बोले व्हाट इज डोर, तो तुम बोलोगे कि डोर ब्राउन कलर का है, डोर लकड़ी का बना है। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। डोर है क्या? तुम बोलो डोर एक ऐसी चीज है वॉल में जिसके थ्रू वॉल के
आर पार जा सकते हैं, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डोर। बट जब हम कहते हैं व्हाट इज मेटल, अब तुम बताने लगते हो उसकी प्रॉपर्टीज। कोई बता सकता है प्रॉपर्टीज बताए बिना? कोई बता सकता है मेटल कहते किसको हैं? हाँ सर वो हाँ, एबिलिटी हो गया। अब तो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कोई एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सके। तो अगर इसकी शेल, इसकी तीसरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं और इसकी दूसरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं, तो ये ज्यादा आसानी से लूज कर सकता है, तो ये ज्यादा मेटेलिक है एज कंपेयर टू कार्बन, और कार्बन नॉन मेटेलिक है ज्यादा एज कंपेयर टू सिलिकॉन, तो वो नॉन मेटल हो गया। और इसका मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि एक्चुअल मेटल बन जाए, तो इसलिए ये क्या हो गया? मेटलॉइड। समझ में आया? तो क्या इस टेबल में तुम्हें सारी चीजें क्लियर है या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें कुछ लर्न करना पड़ेगा? सर इसके बाद जो आता है वो मेटलॉइड होता है metallic? वो मेटलॉइड होता है बट इससे बेटर मेटल होता है। मेटलॉइड में भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना। मेटलॉइड का मतलब है कि दो मेटलॉइड जो मेटेलिक भी है नॉन मेटेलिक भी है, बट ऐसा हो सकता है ना कि एक में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, नॉन मेटेलिक कम हो। तो इसके नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम है तो मेटलॉइड ही बट इससे ज्यादा मेटेलिक है। नहीं समझे? तो अब जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया सोडियम और क्लोरीन के बीच का कंपाउंड बनेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा? NaCl। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें। लेट्स मेक अ कंपाउंड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम एंड ऑक्सीजन, यस। सोडियम Na, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है सबसे पहले 281। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 26। सोडियम को कितने लूज करने हैं? ऑक्सीजन को कितने गेन करने हैं? है ना? तो प्रॉब्लम हो गई ना, उसे तो एक लूज करना है पर इसे दो गेन करने हैं। कोई बात नहीं, एक सोडियम से तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ऑक्सीजन को, तो उसे दो सोडियम दे दो। तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला Na2O होगा। कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले बनते हैं ना, जो नीचे नंबर आता है, वो नंबर उसी बेसिस पे आता है जिसमें हम ये हिसाब किताब लगाते हैं कि इसको कितने लूज करने और उसे कितने गेन करने। सो इन दोनों के बीच का जो कंपाउंड होगा ना उसका नाम होगा Na2। ठीक है, Na2O। और हाँ, सोडियम एक ही सोडियम नहीं है, दो सोडियम है, दो। Na देखो, Na एक ये रहा, ये भी 281, एक Na ये रहा, ये भी 281, ये रहा ऑक्सीजन 26। इनसे एक तो एक ये दे रहा है इसको और एक ये दे रहा है, तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और फॉर्मूला बन गया Na2O। समझ में आया? इतने आसान है ना फॉर्मूले बनाने, लेकिन फिर भी अभी 10th के बच्चों को भी बहुत बार सिखा चुका हूं, लेकिन वो फिर भी गलती करते हैं फॉर्मूला बनाने में, कहते हैं भूल गए। भूल सिर्फ एक ही चीज सकते हो, एटॉमिक नंबर। अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है तो ये जो फॉर्मूला बना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे आई है? एटॉमिक नंबर से। तो बस एटॉमिक नंबर जो याद है 1 to 20, तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर 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 ये टेबल में देखो, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव के बीच में कंपाउंड बनता है ना, इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है पॉजिटिव और 1 2 3 4 5 6
6 है नेगेटिव, है ना, और हाइड्रोजन को भी मिला ले तो 7, ठीक है, एच एच नेगेटिव बनाता है। 9 इंटू 7 63, तो 63 कंपाउंड्स के फॉर्मूले तो बना सकते हो। एक 4 9 पॉजिटिव हैं, क्या है, टाइम वेस्ट मत कर, मेरे को सुन, मैं क्या कर रहा हूं, कोई बात नहीं, चल 10 मान, 9 फर्क क्या पड़ता है, 9 पॉजिटिव हैं 7 नेगेटिव हैं, तो ये 9 में से एक उठाओ और इन सब से कंपाउंड बना दो, इसका इन सब से कंपाउंड बना दो, इसका इन सब से कंपाउंड बना दो, टोटल 63 कंपाउंड्स तो अभी के अभी बता सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं रैंडमली कोई भी उठा लूं, जैसे मैंने उठा लिया मान लो हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम तो बहुत इजी है ना, कोई मुश्किल सा उठा, 1-1 हो गया वो तो। सर नाइट्रोजन और बेटा समझो बात को, आर्गन बोल रहा है ये बच्चा, आर्गन कंपाउंड बनाएगा क्या, बस फिर आर्गन कहां से आ गए, वो ऑलरेडी कंप्लीट है बेटा, कौन बोला था आर्गन, क्लोरीन और लिथियम, तो क्लोरीन लिथियम है 2-1, तो इसका जो आयन बनेगा वो Li प्लस होगा, क्लोरीन है 2-8-7, इसका जो आयन बनेगा वो Cl नेगेटिव होगा, इसको एक लूज करना है, उसे एक गेन करना है, LiCl, लिथियम क्लोराइड। सर जो लूज करता है पहले, हमेशा पॉजिटिव वाले का नाम भी पहले आता है और सिंबल में भी पॉजिटिव वाला पहले आता है, कैटायन, एक मिनट, हाँ सल्फर और एक मिनट, सो वो पहले आता है, ठीक है, समझ में आया, इसलिए हम इस कंपाउंड को LiCl लिखते हैं, नॉट ClLi, पॉजिटिव वाला पहले आता है और इसीलिए नाम में भी वो पहले आता है, तो इसका नाम लिथियम क्लोराइड है। बट अभी बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें बताना है कि नाम कैसे रखते, अभी मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं, नाम रखना सिखाऊंगा बहुत डिटेल में, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, समझ गए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हारा भी वो एग्जांपल उसी से निकलेगा। जैसे अगर हमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड बनाना हो, 283-2-6, एल्यूमिनियम को कितने लूज करने हैं ना, 3, ऑक्सीजन को कितने गेन करने हैं, 2 अब क्या करें, LCM, सर 2 एल्यूमिनियम और 3, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम मिलके टोटल कितने लूज कर देंगे, 6, और 3 ऑक्सीजन मिलके कितने गेन कर लेंगे, 6, तो फॉर्मूला होगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, और यही सल्फर में भी होगा। तो इसलिए आज के बाद ये मत सोचना कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स देके बता रहा हूं कि एक फॉर्मूला कैसे बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सिंपलेस्ट मेथड, अभी तो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे थे कि ये 3 देगा, ये 2 देगा, सिंपल मेथड बताता हूं, तुम दूसरा मत सोचो क्या है, ठीक है, तुम सिंपल ये बताओ कि ये कितने आयन, ये इसका जो आयन बनेगा वो क्या होगा, इसका आयन तो Al3+ ही बनेगा ना, ये इस बात पे थोड़ी डिपेंड करता है कि सामने क्या है, वो बोलता है सामने कोई भी हो, मैंने तो 3 ही लूज करने, हाँ ठीक है ना, वो क्या बोलेगा कि मैंने तो 3 ही लूज करने। अच्छा दूसरा ऑक्सीजन था 2-6, इसका आयन क्या बनेगा, है ना, ये बोलेगा सामने कुछ भी हो, मैंने तो 2 ही गेन करने, वरना वो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो तुमने सिंपली क्या करना है, जिसके बीच में तुम कंपाउंड बना रहे हो उनमें से एक, दोनों का आयन लिख लो, इसका नंबर यहां लिख दो, इसका नंबर यहां लिख दो, बस Al2O3। तुक्का मेथड नहीं है, यही एक्चुअल मेथड है, पहले वाला तुक्का था जब हम सोच रहे थे कि ये हम 3 ले लें, कि इसको गेन करना है, इसको लूज करना है, दोनों सेम
सारे ऐसे ही हैं। कौन सा? हाँ, अरे पहले वाला तुक्का था ना, पहला तो पहले वाला हिट एंड ट्रायल था। अरे कैलकुलेट ना करना पड़े, यही तो कह रहे हैं तुमको कि कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना, इतना ही हो सकता है। देख, तू करके जाइयो पूरा, ठीक है ना।